तो हम लोग कल ईएसआई पढ़ रहे थे और मैंने आपको ईएसआई एक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था कि ईएसआई एक्ट चाहिए ही क्यों, मतलब इसका नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है ईएसआई एक्ट का, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल। एक चीज, अब ये जो ईएसआई एक्ट है मैं आपको एक बार फिर भी शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूं, पूरा एक्ट नहीं रिकॉल कर रहा था, कल जो पढ़ाया था वो पूरा रिकॉल नहीं करा रहा हूं, बस मुद्दे की बात बता रहा हूं। ईएसआई डिपार्टमेंट एक अलग से सरकारी विभाग है जिसका वो एक अपने आप में एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ही समझो आप, जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है। लेकिन ये आपको तभी मेडिकल इंश्योरेंस देगी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ईएसआई एक्ट लगता है। आप ईएसआई डिपार्टमेंट जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह है जो आपको अपनी सेवाएं तब देता है जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसके ऊपर ईएसआई एक्ट लगता है। अब किन ऑर्गेनाइजेशन पे ईएसआई एक्ट लगता है वो हम लिस्ट पढ़ा। दूसरी बात, ये जो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट देता है ना, वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट देता है। और तीसरी सबसे अट्रैक्टिव चीज, हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये आपको सिर्फ 100% कवरेज देता है। यानी अगर आप बाहर किसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते तो वो आपको लिमिटेड देता। ईएसआई एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान आपको देता है जिसमें आपको अनलिमिटेड मेडिकल हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। अनलिमिटेड मेडिकल हेल्थ बेनिफिट मतलब अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं ये आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं जिसके ऊपर ईएसआई एक्ट लगता है। यहां पे भी आपको प्रीमियम देना है, हर महीने आपकी सैलरी से छोटा सा अमाउंट काटा जाएगा या एम्प्लॉयर मिलाएगा, जैसा भी होगा देख लेंगे, और उसके बदले में आपको 100% बेनिफिट मिल रहा है। कितना बढ़िया काम है देखो यार, है ना। तो इतना जबरदस्त है, और ये लाखों हजारों नहीं, ये करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉयज को फायदा देता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट के लिए तो है ही नहीं, सबके लिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ईएसआई लगे, बल्कि गवर्नमेंट पे तो हो सकता है ना भी लगे। कल हमने पढ़ा था अगर कोई सरकारी विभाग, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का मैंने आरजीएचएस, सीजीएचएस, आर्मी का अपना अलग होता है, रेलवे का अपना अलग है, ठीक है, इन सबके अपने अलग अलग है, तो उनको ईएसआई की जरूरत ही नहीं है। रेलवे का अपना पूरा एक अलग ही उसके रेलवे के हॉस्पिटल्स है जगह जगह, आर्मी के जगह जगह हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी डिस्पेंसरीज होती है सीजीएचएस की। ये सबका काम करने का तरीका सेम है। अभी बताऊंगा कैसे, थोड़ी देर में चलेंगे भी, है ना, आगे जाएंगे। इन सबका काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएचएस हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का आरजीएचएस हो, चाहे रेलवे का अपने हॉस्पिटल्स हो, चाहे मिलिट्री के अपने हॉस्पिटल्स हो, इन सबके काम करने का तरीका एक जैसा है ना। और या फिर बाकियों के लिए ईएसआई है, ठीक है, बस नाम अलग हो गया, इसका ईएसआई हो गया, उनका अपना अलग है। तो अगर आप किसी भी ऐसे, और चौथी बार रिपीट कर रहा हूं आज में, अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं जिसके ऊपर ईएसआई लगता है तो आपको ईएसआई एक्ट का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। हर महीने आपकी सैलरी से छोटा सा अमाउंट कटेगा एम्प्लॉयर के थ्रू, और इतना कम अमाउंट है, इतना कम अमाउंट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतने कम अमाउंट में भी आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है मेडिकल का, ठीक है, एक चीज। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते भी हैं जिस पर ईएसआई एक्ट लगता है, फर्ज कीजिए, तो भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आने चाहिए। यदि आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है, अगर ईएसआई एक्ट आप पे लगता है और आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं तो ही आपको इस एक्ट का फायदा मिलेगा, वरना नहीं। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या है, बहुत आसान है, देखो मैंने पीछे कई बार पढ़ाई है, लगभग हर जगह आपको जैसी ही मिलेगी। जैसे एन एम्प्लॉय मींस पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी जो मेन एम्प्लॉयर है, या अपॉइंटेड बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर फॉर वर्क। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने यहां पर एक छोटी सी गलती कर दी है जो मैं सही कर देता हूं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए है। तो या तो आपका अपॉइंटमेंट सीधा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने करा हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका मालिक हूं, मैं उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मैंने अपॉइंट करा। कई बार हम क्या होता है कि खुद अपॉइंट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट करते हैं, मैंने पीछे समझाया भी था। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी आ रहे हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, यानी आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई आके काम कर रहा है, भले ही उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मैंने करा हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हो, या कई बार क्या होता है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, अब हर एक जगह तो मैं नहीं बैठ सकता, तो मेरी एक जम्मू में ब्रांच है, एक कहीं और ब्रांच है। अब ब्रांच का अपना ब्रांच हेड होता है, वो तो खुद भी एम्प्लॉय है मेरा, राइट। लेकिन उस ब्रांच पे कौन एम्प्लॉय बनेगा कौन नहीं, वो ब्रांच हेड बोलते हैं ना हम लोग। अब फेसबुक का इंडिया में ऑफिस है तो उसका कंट्री हेड है, तो अब क्या मार्क जकरबर्ग बैठ के अपॉइंटमेंट करेगा क्या इंडिया में?
तो जो कंट्री हेड होगा वही करेगा ना यार। अब कंट्री हेड तो खुद ही इंप्लॉई है। अब कल को मान लीजिए मैं मालिक हूं और जो क्या नाम है विनीत, इसको मैंने अपनी जालंधर ब्रांच का इंचार्ज बना दिया कि भैया जालंधर ब्रांच पूरी तू ही संभालेगा, ये वहां का क्या है इंचार्ज है। समझ में आ रही बात? उस फैक्ट्री का इंचार्ज। अब यार जालंधर ब्रांच पे किसको इंप्लॉय रखना है किसको नहीं रखना वो यही तो डिसाइड करेगा। मैं तो फिर इसको इंचार्ज बनाने का क्या फायदा। अब इसने मान लीजिए इंचार्ज बना के जो है कुणाल को अपॉइंट कर दिया। अब कुणाल को मिलना चाहिए पीएफ ईएसआई, कुणाल को नहीं दे रही ईएसआई। ये आया मेरे पास और ईएसआई को बेनिफिट नहीं मिला। मैंने कहा मैंने तेरे को रखा था क्या? मैंने रखा? बोलो सर वो उसने रखा था विनीत ने। मैंने कहा विनीत कौन? वो तो खुद ही कंपनी में नहीं रहा, कल ही तो निकाला है नौकरी से, आता ही नहीं था, 2 दिन में एक बार आता था, 3 दिन में एक बार आता था। ऐसे मजाक कर रहे, मैं निकाल दिया नौकरी से उसको, विनीत को, तो खुद एम्प्लॉय था। तो बोले सर मैंने कहा मैंने तेरे को रखा ही नहीं, जिसको रखा वो खुद निकल गया और वो खुद कर्मचारी था, उसका ईएसआई नहीं मिल रहा, तू तेरे ईएसआई की बात कर रहा है। अभी तो गया बेचारा काम से। अगर इमीडिएट एम्प्लॉयर का मतलब जो खुद मेन एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन आप समझो कुणाल के अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसके लिए तो विनीत ही एम्प्लॉयर है ना, इसको बोलते हैं इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब भले ही इसको अपॉइंट विनीत ने करा, लेकिन एक काम किसके लिए कर रहा है? विनीत के लिए या मेरी फैक्ट्री के लिए? मेरे सुपरविजन में काम करेगा। मेरे सुपरविजन में मतलब इस पूरे फैक्ट्री का ओनर तो मैं ही हूं। तो भले ही अपॉइंटमेंट आपको किसने करा? विनीत ने, यानी इमीडिएट एम्प्लॉयर ने, लेकिन यू आर वर्किंग फॉर इन द प्रीमाइस ऑफ द फैक्ट्री और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। सुपरविजन मतलब मैं तेरे को देख रहा, ऐसा नहीं, मतलब है कि चल तो मेरी इसमें रहे ना ही पूरा, तो भैया आपको मिलेगा। कल को ये कहकर मैं बचूं कि भैया मैंने तेरा अपॉइंटमेंट नहीं करा, नहीं, इसके लिए ये इमीडिएट एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं हूं। हर जगह ऐसे ही होता है यार। तो कोई भी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और अपॉइंटेड बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर फॉर वर्किंग इन प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाय, और तीसरा क्या है? हु इज बीन अपॉइंटेड। ध्यान सुनाओ, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये दोनों समझ में आ गए? अरे आए कि नहीं आए? अच्छे से। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए आज कुणाल विनीत का एम्प्लॉय है, और विनीत क्या काम करता है? विनीत लेबर सप्लाई का काम करता है। ऐसा बहुत कॉमन है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक आपने देखा होगा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं आजकल, चाहे वो बैंक में ही क्यों ना हो, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई उस बैंक का कर्मचारी भी नहीं है। आप सोचो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह गार्ड आजकल जो होते हैं वो गार्ड एजेंसी होती है, सिक्योरिटी एजेंसी, उससे बुलाते हैं। वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, राइट। और आप देखोगे तो सिक्योरिटी गार्ड चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमने तो क्या करा, सिक्योरिटी कंपनी को बोला भैया हमारे यहाँ देखो ये डीसीसी हमारा है, हमें रोज नीचे गार्ड चाहिए जो गाड़ियां लगवाए बच्चों के ढंग से, काम संभाले। बता दिया हमने काम, गाड़ियों को संभाले, गाड़ियों को ध्यान रखे, ढंग से काम करे। ऐसा हमने आपको पहले ही बोल दिया। अब सिक्योरिटी एजेंसी किसी को भी भेजे, मुझे क्या लेना देना। अब मैं सिक्योरिटी एजेंसी अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखती है। सिक्योरिटी एजेंसी क्या काम करती है? मान लीजिए विनीत सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, इसने अपने अंडर में 100 लोग रखे, 100 के 100 इसके एम्प्लॉई हैं। वो ये उनसे कोई भी काम करवाए नहीं करवाए, ये उनको सैलरी देगा हर महीने, ये हर महीने सैलरी देगा। ये रख रहा है उनको नौकरी पे, तो इसने रख लिया भैया कुणाल को, तेरे को हर महीने 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब ये विनीत इससे काम करवाए नहीं करवाए, कहीं भेजे ना भेजे, इसको हर महीने 20,000 देगा, और इसको बता दे भाई तेरे टाइमिंग या तो रहेंगे सुबह 8 से 8 या तो रहेंगे 8 से 8, मतलब रात के 8 से 8। 2 ही शिफ्ट होती है जनरली सिक्योरिटी में, या तो सुबह 8 से 8 12 घंटे, या रात को 8 से 8, करेक्ट। और सुबह तेरे को हमारी गाड़ी छोड़कर आएगी, हमारी गाड़ी लेकर आएगी, तो बस हमारे ऑफिस आ जाना। यही सिस्टम होता है जनरली। अब कहीं से आया भाई साहब, इसने विनीत को भेज दिया, विनीत ने कुणाल को भेज दिया, भाई जा वहां। अब अगर कोई हमारे यहां आया, मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो जब तक कुणाल हमारे यहां काम करेगा ना, तब तक इसका ईएसआई मेरी जिम्मेदारी है। या तो मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट करूं जब कुणाल विनीत से कि भैया देख ऐसा, जिसको भेजेगा उसका ईएसआई जमा करा, नहीं कराता है तो मैं जो तेरे को पैसा दूंगा उसमें से ईएसआई का पैसा काट के मैं जमा कराऊंगा। ये कह रहा है सर हम पहले ही अपने सारे एम्प्लॉय का ईएसआई काटते हैं। मैंने कहा ला दिखा दे डॉक्यूमेंट, दिखा दे। मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मैं इसको पूरा पैसा दे दूंगा। यदि मुझे लगा कि नहीं है तो फिर भैया मैं तो देख पैसा काट के दूंगा, इसका पैसा जो काटूंगा वो ईएसआई डिपार्टमेंट में जमा कराऊंगा। आप मेरी बात समझ गए? अच्छा मान लीजिए ये तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो तेरे को जमा कराना था ना, एम्प्लॉयर तो तू है इसका, लेकिन तू जमा नहीं करा रहा, तो भैया मैं तेरे को जो पैसा दूंगा काट के दूंगा। मतलब मान लीजिए इसको मैं दे रहा हूं 20,000 रुपया,
इसको मैं देता हूं 17,000, 20,000 तो ये इसको देता है, मैं इसको देता हूं 25,000 रुपए, ये भी तो कमाएगा बीच में। तो 25,000 पर अगर इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन था तो या तो तू जमा करा दे, मेरे को बता दे कि मैंने जमा करा दिया, नहीं तो मैं तेरे को 25,000 में से मान लीजिए 500 रुपए काट के 24,500 दूंगा, 500 रुपए ईएसआई में जमा कराऊंगा। ठीक है, अब तू इसकी सैलरी में से काट मत काट वो तू जाने। मान लो एम्प्लॉयर को जमा कराना था, इसको जमा कराना था, तो भी मैं पैसे काट के दूंगा, तूने जमा करा दिया एविडेंस दे दे, नहीं कराया तो भैया 25 में से पैसा काट के दूंगा, वो जो काटा वो पैसा ईएसआई में जमा करा दूंगा। आई बस समझ, क्योंकि जब तक हाँ ये मेरे यहां से चला गया, इसने इसको हटा दिया, फिर उसके बाद मेरी चिंता खत्म, भाई मैंने हटा दिया, सिक्योरिटी एजेंसी बदल दी मैंने, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब तो इसका ईएसआई काट मत काट, मेरे को लेना देना नहीं। देखो तीसरा वाला, अ पर्सन whose services are let out to the principal employer with whom he entered into contract। मतलब ऐसा कोई भी इंप्लॉय जिसने उस व्यक्ति को सर्विस दी है, उसको अपनी सर्विसेज लेट आउट करी जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ये मुझे सर्विस नहीं दे रहा है, ये मुझे नहीं दे रहा है, मेरी प्रीमाइसेस में आके चौकीदारी कर रहा है, तो ये मेरे को सर्विस नहीं दे रहा है, इसका मालिक ये है। मालिक ने बोला वहां जाके सर्विस देनी है, इसलिए तो मैंने कहा मेरा एम्प्लॉय ये कह रहा है मैं आपको सुन ही नहीं रहा। वो तो प्यार मोहब्बत में सुन ले वो एक अलग बात है, सम्मान के लिए सुन ले तो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई बाउंड नहीं है, समझ गए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने सर्विसेज उस व्यक्ति को लेट आउट करी जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी मेरा ही इंप्लॉय है, और जब तक ये मेरे यहां रहेगा तब तक इसकी सर्विसेज, मतलब ये मेरा एम्प्लॉय माना जाएगा, मैं ईएसआई काटूंगा। ये बात भेजे में आ गई क्या? अरे आई कि नहीं? अच्छा, अब ये 3 कैटेगरी हमने आपको बताई। पहला, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो। सेकंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपॉइंटेड बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर है बट हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री और अंडर द सुपरविजन ऑफ मेन एम्प्लॉयर। थर्ड, एनी पर्सन हुज सर्विसेज हैज बीन लेट आउट टू अ पर्सन विद हुम एम्प्लॉयर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इनको एम्प्लॉय मानना है, लेकिन तभी मानना जब ये लोग फैक्ट्री का काम करते हो या ऑर्गेनाइजेशन। सी, फॉर वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड टू द वर्क ऑफ फैक्ट्री। बेटा मैं फैक्ट्री लिखता हूं, इसका मतलब फैक्ट्री नहीं होता है, इसका मतलब हर वो एस्टैब्लिशमेंट है जिस पर ये एक्ट लगता है। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, मेरा पर्सनल ड्राइवर है जो मुझे घर से फैक्ट्री लेकर आता है, फैक्ट्री से घर लेके जाता है, या मेरी पत्नी के साथ में शॉपिंग करने जाता है, उसको शॉपिंग करा के घर छोड़ता है, मेरे बच्चों को स्कूल से लाता है, स्कूल छोड़कर आता है, वो मेरा एम्प्लॉय है। उसकी भले ही सैलरी यहां से जारी होगी, मैंने उसे समझाया भी था एग्जांपल से कि ये डीसीसी मेरा है, फर्ज उदाहरण के तौर पे। अब इससे मैं हर साल 20 लाख रुपए कमाता हूं, में से मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, तो मैंने कहा डीसीसी से दे दो सैलरी। 15,000 की सैलरी जा रही है, मतलब महीने की सैलरी 15,000 है, तो साल की 1,80,000, तो 20 लाख में से यहीं से सैलरी जा रही है। तो बात तो वही है ना, मैं घर पे बचा के लेकर गया 8 लाख 18 लाख 20,000। अगर उसकी सैलरी मैं पर्सनली देता तो यहां से कितने लेके जाता? 20 लाख, यही तो होता। तो मेरा एम्प्लॉय है, उसका ईएसआई नहीं काटना है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अच्छे से पक्का सोच लो। देखो, ही फॉर द वर्क ऑफ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट और वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ फैक्ट्री वेदर इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री और आउटसाइड। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फैक्ट्री के बाहर काम करते हो अंदर, फैक्ट्री से कनेक्ट। जैसे गार्ड का काम है, गार्ड का काम तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही होता है, अंदर तो होता ही नहीं, गेट कीपर है, तो क्या आप उसको नहीं, उससे क्या मतलब है काम कहां कर रहे, कर तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहना। जैसे मैं इस वाले केस में देखूं, कुणाल एम्प्लॉय तो किसका है? विनीत का, लेकिन विनीत की प्रीमाइसेस में तो काम ही नहीं करता, ये तो काम कहीं और जाके कर रहे हैं, तो क्या आप इसको एम्प्लॉय नहीं? बिल्कुल मानेंगे, ये विनीत का एम्प्लॉय माना जाएगा, 100% माना जाएगा, विनीत का एम्प्लॉय माना जाएगा, विनीत ये सही काटेगा। और जब जब ये मेरे यहां काम कर रहा है तो मेरा एम्प्लॉय माना जाएगा, या तो मैं ये सही काटूंगा, जमा कराऊंगा, या इसको कंफर्म करूंगा, जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अच्छा, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं? तो देखो बेटा, एक तो अप्रेंटिस वाला कॉलम दोनों जगह मैंने पीछे में समझाया था, यदि अप्रेंटिस आपने अपनी मर्जी से रखा है तो इंक्लूड करना है, अंडर द अप्रेंटिस एक्ट रखा है तो शामिल नहीं करना। आर्म्ड फोर्सेस वाले को शामिल नहीं करना क्योंकि उनका अलग एक्ट चलता है। वैसे इनको यहां लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब ऊपर आपने लिख दिया, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का डिपार्टमेंट है उन पे नहीं लगता, तो आर्म्ड फोर्सेस को उनका अपना अलग से डिपार्टमेंट होता है, इसलिए तो शामिल नहीं करते। बात भेजे में जारी है कि नहीं जारी? तुम्हारे जारी है कि नहीं जारी? और तीसरा, वो एम्प्लॉय भी नहीं आएंगे जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। मतलब देखो, एक तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जिसके ऊपर ये एक्ट लगे,
फिर उसमें भी आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आओ, और फिर आपकी सैलरी 21,000 से कम हो तो ही आपको ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। मैंने लॉजिक समझाया था। 21,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है उनको आप इसलिए बेनिफिट नहीं देते क्योंकि दे आर केपेबल इनफ टू परचेज इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो यार, तुम्हारा पता नहीं चलता मुझे कुछ, हाँ हाँ तो तुम कह देते हो, बाद में नहीं पता चलता। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। और किन को इंक्लूड करना है? पर्सन हुज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और एनी ऑफ डिपार्टमेंट। यदि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए भी रखा है तो भी लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम करते हो, काम क्या है उससे मतलब नहीं है, काम उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम हो या उस ऑर्गेनाइजेशन के काम से कनेक्टेड या इंसिडेंटल हो तो ही शामिल करेंगे, वरना शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलें आगे। चलो लिख लो इसको फटाफट से, फिर बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाएंगे, केस लो आएंगे, देखो बहुत सारे। हो गया क्या? चले आगे। आओ अब देखते हैं कुछ केस लॉस, बिल्कुल सिंपल केस लॉस है। सिनेमा हॉल होता है। अच्छा, एग्जाम्पल में चूंकि केस लॉ में सिनेमा आया था तो आप सिनेमा से मतलब नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां पे सिमिलर सिचुएशन हो। सिनेमा हॉल में कैंटीन होती है, पार्किंग होती है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि ज्यादातर सिनेमा हॉल अपनी कैंटीन या पार्किंग को ठेके पे देते हैं। अगर आपने देखा हो ना, पार्किंग वाला ठेकेदार होता है। सिनेमा हॉल ने उसको जगह दे दी, बोले ये जगह है और तेरा ये पार्किंग का ठेका, तू हमें पैसे देगा। तो ठेकेदार पार्किंग का पैसा देता है सिनेमा हॉल को, ठेका उठाने का फिक्स कर दिया महीने के 1 लाख या 1.5 लाख, तो साल के 18 लाख दे रहा है। अब कितनी भी गाड़ियां हैं, कितना भी पार्किंग का कलेक्शन हो, वो सारा का सारा किसका रहेगा? अब ठेकेदार ने अपने कर्मचारी लगा रखे, तो उनको हमें क्या अपना, यानी सिनेमा हॉल को से अपना कर्मचारी मानना है क्या? सेम कैफेटेरिया का होता है, कैंटीन जो होती है वो ठेके पे दे देते हैं कि भाई देखिए जगह तेरे को दे दी, यहां तू लगा ले अपना जुगाड़ सारा, हमें तो हर महीने के फिक्स 20 लाख 25 लाख 50,000 15,000 जो भी आपने फिक्स करा वो दे देना। तो कितने का भी सामान बेच, कैसे भी बेच, क्या ही भी बेच, अपने को टेंशन नहीं। तो अब जो उसने अपने कर्मचारी लगा रखे, वो कर्मचारी आपके अपने एम्प्लॉय माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट देखो। शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ सिनेमा हॉल और नॉट? यस लिखा है, यस। उल्टा हो गया, यस लिखा है, सही लिखा है। क्यों? अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो गार्ड वाला एग्जांपल दिया है, आप तो अपना एम्प्लॉय मानोगे। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको ये कह दे कि हाँ भाई मैं काट रहा हूं ईएसआई, तो दिखा दे एविडेंस। भाई तूने एविडेंस दिखा दिया, तू एम्प्लॉय का ईएसआई काट रहा है, या चाहे वो, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय देगा, कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो है ना अल्टीमेटली ईएसआई डिपार्टमेंट के पास। तो आप मुझे वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, पार्किंग वाला है, कोई वो बता दे एक बार कि हाँ देखो मैंने दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, बस खत्म। नहीं तो फिर हम उसको काट के देंगे, क्योंकि जब तक वो आपके यहां काम कर रहे हैं तब तक आपके एम्प्लॉय। देखो आप समझो, आपको मेरे से सवाल, वैसे तो मैंने पहले ही बताया हुआ है तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन में जो सवाल आए वो यह आना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा। इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो हर कोई क्या करेगा मालूम है? अपने खुद के एम्प्लॉय रखने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट वाले रख लेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर काट नहीं रहा क्योंकि उसके यहां कर्मचारी 20 से कम, उसे जानबूझ के 20 से कम रखे, क्योंकि 20 से कम रखोगे तो एक्ट लगेगा नहीं। और मेरे कर्मचारी 150 हैं लेकिन एक भी मेरा नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हैं, तो मेरे को देना नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें यस नहीं लिखा होता, तो बात कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया काम हो गया ना। कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय 20 से कम है, उसके ऊपर ईएसआई एक लगेगा नहीं, और मैंने एक भी एम्प्लॉय अपना रखा नहीं, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बुला रहा हूं, तो मेरे को ईएसआई देना नहीं। अब इसमें मरा कौन? कर्मचारी। ये तो गलत बात है। आपने तो एक्ट के लूप होल का फायदा उठा लिया।
इसलिए एक्ट ने पहले ही क्लियर किया कि भैया ऐसा नहीं है, यदि कोई भी कर्मचारी आपके यहां काम कर रहा है, भले ही आपका अपॉइंटेड हो या किसके थ्रू आया हो, वो आपका एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा ये जो मैंने आपको बताई, सिनेमा हॉल पे तो चूंकि केस लॉ है इसलिए सिनेमा हॉल से बताया, पर उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, आपने पार्किंग के लिए किसी को ठेके पे दे रखा है, तो सेम ही लगेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत है, सेम लगेगा। जैसे आजकल तो क्या होता है, मॉल में भी ऐसा ही होता है। मॉल में भी वो सिस्टम बदल दिया आजकल की, मॉल कह रहा है बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है बैठ के कि हम लोग पार्किंग मैनेज करें, जगह बना दी पार्किंग की, ठेका दे दिया पार्किंग का, ठेकेदार है वो रसीद काटेगा, वही पैसे ले रहा है, हमें तो हर महीने के पैसे दे देना, तो वहां पे भी लगेगा। सब जगह सेम प्रोविजन। ठीक है। रेलवे करता है, रेलवे ठेके पे देता है ना अपनी पार्किंग को, रेलवे कौन सा अपनी यूज करता है, ठेके, जितने भी रेलवे स्टेशन है सब ठेके पर पार्किंग होती है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो सब रेलवे के कर्मचारी माने जाएंगे, रेलवे की जिम्मेदारी। इसीलिए वो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से, उस कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा होता है कि दैट यू नीड टू गिव एविडेंसेस ईच मंथ regarding the deduction of ESI and deposit to the same. In case such evidence has not been given, then the payment to be made by the railway or जो भी concerned authority है will be after deduction of amount of ESI of all the employees working at this premises. उस premises में जो काम कर रहे हैं उनका ESI काट के देंगे। समझ आ गई बात? आगे आओ। Functions or working of an employee, what is nature of function he is performing immaterial. अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको। काम क्या कर रहा है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बताया था ना, जब काम क्या करता है उससे मतलब नहीं है यार, काम कुछ भी हो, चाहे वो गार्ड हो चाहे सी हो, होना वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड। देखो, नेचर ऑफ फंक्शन ही इज परफॉर्मिंग इज इमैटेरियल बट इट मस्ट हैव कनेक्शन विद वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, हैंस डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब लेकिन सोचो ना, 21,000 से कम की सैलरी वाला ही है, तो जनरल नीचे की मतलब अच्छी रैंक वाली तो नहीं आएंगे, पर हमें उससे क्या लेना देना। डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, पहला एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम कर रहा हूं, दूसरा वो जो बंदा काम कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो 21,000 से कम सैलरी रखता हो। ये दो कंडीशन पूरी हो रही है, ऐसे मिलेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऊपर हमने एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर पढ़ा था। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर, मैं आपको पढ़ाता हूं, एक केस लॉ दोनों लिख ले फिर पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। फटाफट लिखिएगा जरा। लिख लिया क्या मेरे बेटे? अरे यार, एक लाइन करके यार तू बहुत समय लगाता है यार। लिख लिया? चलो अब आओ, देखो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है। याद है पीछे ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? नहीं पढ़ी, तुम फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं थे शायद, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? सामान्य तौर पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है फैक्ट्री का जो मालिक होता है या ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, राइट। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड होता है ऑक्यूपायर, हम पीछे फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़कर आए थे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सुनिए। बहुत सिंपल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब है उसका मालिक। और अगर मालिक ने उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किसी बंदे को रखा हुआ है, राइट। ऐसा होता है जैसे कई लोग हैं जिनका जो विदेश में रहते हैं, है ना, बिजनेस बढ़िया सेटअप हो गया, सालों से पिता दादाजी के जमाने से बिजनेस चला हुआ है, बड़ी मिठाई की दुकान हो गई, सुडानी स्वीट्स, है ना, या आप मथुरा में एक दुकान है ब्रजवासी, वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिठाई की दुकान नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन। आप कभी जाएंगे उसकी दुकान पे तो वो दुकान नहीं है, वो फैक्ट्री है। दुकान तो है ही आगे, पीछे उसकी पूरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी। जितना बड़ा एक कमरा आप देख रहे हैं ना, इसको आप मोटा मोटी मालूम
20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इतने बड़े बड़े मतलब इस पूरे एरिया को 20 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो अब एक बार सोच के देखो ये कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। ये उसकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में काम ऐसे नहीं होता एक जगह एक पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ दिन भर गुलाब जामुन ही बन रहे, इतना बिजनेस है उसका। एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बर्फी बन रही है, एक में कोई पर्टिकुलर मिठाई बन रही है, रसमलाई बन रही है, ऐसे सेगमेंट। और पूरे मतलब 24 घंटे में से अगर 12 घंटे वहां काम होता है तो 12 घंटे में वही काम होता है। सोचो आप 12 घंटे, और कितने गुलाब जामुन बनाएगा 12 घंटे? वो कह रहे तो भी कम पड़ते हैं, तो भी हमारे पास ये हम उतना नहीं बना पाते जितना हमारी सप्लाई है। सोचो। और उसका एक मालिक इंडिया नहीं रहता, सारे यूएसए रहते हैं, क्योंकि दादाजी की जबान दुकान चल रही है। लखपति करोड़पति की कैटेगरी में नहीं आते, वो अरबपति से ऊपर है। सोचो ना यार, दिन में 12 घंटे रसगुल्ले बन रहे हैं, कितने बनेंगे? मतलब 500-700 किलो। और 500-700 किलो में अगर हर किलो पे 50 रुपए भी कमा रहा होगा, तो आप रेवेन्यू देखो, उसका प्रॉफिट देखो, आप दुकान देखो आप उसकी कितनी बड़ी है, खतरनाक, इतना जबरदस्त, भीड़ जगह ही नहीं है पैर रखने की, ऐसा फ्री में बट रहे हो। अब वो मालिक तो वहां बैठा है, ओनर वो है, लेकिन अब यहां चलाने के लिए कोई चाहिए ना, तो ऑक्यूपायर बिठा दिया। ऑक्यूपायर मतलब जनरली जहां ऑक्यूपायर अलग से नहीं होता वहां मालिक के ऑक्यूपायर होता है। ऑक्यूपायर मतलब जिसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का चार्ज है, जिसके पास सारे डिसीजन लेने का चार्ज है, राइट, जिसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी को रन करने का कंट्रोल है, सारे डिसीजन मेकिंग वही करेगा, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। जहां ऑक्यूपायर अलग नहीं होता वहां ओनर ही ऑक्यूपायर होते हैं। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? ओनर या ऑक्यूपायर, या उनका कोई मैनेजिंग एजेंट या मैनेजर, राइट, जिसको आप ऑक्यूपायर बोल रहे हो, उस मैनेजर बिठा दिया। आज फेसबुक है, अब फेसबुक का 10 जगह बिजनेस है, रिलायंस का कितनी जगह बिजनेस है, ये अलग वो अलग ये अलग। अब हर बिजनेस, अभी भी रिलायंस ने क्या करा, बीपीएल कंपनी थी, एक बहुत पुरानी कंपनी बीपीएल, अगर आप जानते हो, कभी सुना हो नाम आपने, पहले टीवी आते थे उसके, बहुत चलते थे और बहुत पॉपुलर कंपनी थी बीपीएल। अब वो रिलायंस ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, बीपीएल कंपनी को खरीद लिया, चलती नहीं थी अब तो, लेकिन बढ़िया कंपनी है। अब बीपीएल कंपनी बैठ के मुकेश अंबानी चलाएगा क्या? यही काम रहेगा कि उसके पास, तो उसके छोटे मोटे वो नहीं, लाइक ठीक है ले ले, अपन नहीं जैसे बोले यार सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो बच्चों ने कहा पापा पापा अंगूर भी, ले ले आधी किलो ले ले खड़ा, ये वैसा है उसके लिए ले लिया। जिसका बेटा 24 करोड़ की घड़ी पहनकर घूम रहा हो, बाटी है भैया जैसा बता रहे, अभी भी सूचना प्राप्त हुई विश्वसनीय सूत्रों से, भैया ने बताया 24 करोड़ की 1 करोड़ की घड़ी, सूचना में बताइए आप, 1-1 करोड़ की घड़ियां बांटी है, तो उसके लिए 200-500 करोड़ की कंपनी। तो अब सोचो वो 500 करोड़ की कंपनी चलाएगा क्या बंदा? वो क्या कर रहा है, मैनेजिंग एजेंट बिठा दिया, बोले बेटा विनीत बीपीएल तू संभालेगा, जी ले अपनी जिंदगी। अब यही है करता धरता, ये मुकेश अंबानी सर, ये अरे तेरे मेरे से मत पूछा कर यार, तेरे को बना दिया ना मैनेजिंग एजेंट, मेरे से क्या है 12 पूछना आता है, तू जो डिसीजन ले लेगा फाइनल है, फाइनल है, यही है मालिक, मालिक यही है। लॉस प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, तू देख ले, जिस दिन मुझे लगेगा तू ढंग से काम नहीं कर रहा मैं तेरे को हटा दूंगा, खत्म कहानी, बाकी सब डिसीजन तेरा। तो ये क्या बन गया, ये ऑक्यूपायर बोल लो या मैनेजिंग एजेंट बोल लो, मैनेजर बोल लो। तो उस फैक्ट्री के लिए तो यही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, अरे डिसीजन मेकिंग सब इसकी है। उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए तो यही है ना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कल को बिजनेस में कुछ भी होगा तू, मतलब तू समझ, मेरा से पैसा लगा है, मैं मालिक नहीं हूं, डिसीजन भी तू ही कर रहा है। इमीडिएट एम्प्लॉयर नहीं है ये, इमीडिएट एम्प्लॉयर अलग होता है, वो मैंने ऊपर समझाया था आपको। यहां पे बीपीएल बिजनेस जो है, कंपनी एक बीपीएल हमने एक्वायर करी, पूरा तू ये डिसीजन मेकिंग भी तेरी, कहां क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है, प्रोडक्शन करना है नहीं करना है, ज्यादा करना है कम करना है, बंद करना है स्टार्ट करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इंप्लॉय रखना है हटाना है, सैलरी किसको क्या देनी है, प्रॉफिट को कैसे यूज करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, सब कुछ तू ये समझ ले तू मालिक है। तो मेरा रोल ही कुछ नहीं रहा ना, आप समझ रहे? ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इमीडिएट एम्प्लॉयर नहीं। भले ये मेरा एम्प्लॉय है, पर आप समझो मेरा उस बिजनेस में जीरो रोल है, जीरो, कोई रोल नहीं है मेरा। मेरे को तो याद भी नहीं है मेरे से कितने बिजनेस हैं, याद ही नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है? मैं चला रहा हूं बीपीएल बिजनेस पूरा, मेरी कोई ब्रांच मैंने खोली, इसको बिठा दिया ब्रांच, ब्रांच संभाल, बिजनेस मत संभाल, ब्रांच संभाल। ब्रांच के डिसीजन तेरे हैं, लेकिन तू मेरे अंडर में ही है, समझे? कोई बड़ा डिसीजन लेगा ना ब्रांच के लिए मुझसे पूछेगा, डिसीजन तू ही ले रहा है, पर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई क्रूशियल डिसीजन, तो तेरा रोल बड़ा लिमिटेड है। ही इज एन इमीडिएट एम्प्लॉयर। आप फर्क समझ पा रहे हैं क्या दोनों में अच्छे से?
तो क्योंकि ब्रांच के इंचार्ज हो, तू बिजनेस थोड़ी चला रहा है, ब्रांच चला रहा है, बिजनेस तो बहुत बड़ा है, उसकी एक ब्रांच संभाल रहा है तू, ठीक है। उसमें भी तू बड़े डिसीजन होते हैं क्रूशियल, जिसका पूरे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, वो डिसीजन तो मैं ही लेता हूं, तू नहीं लेता है। ये बात भेजे में गई क्या? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब या तो ओनर, ऑक्यूपायर या मैनेजिंग एजेंट या मैनेजर। देखो, इन केस ऑफ अ फैक्ट्री और एनी एस्टैब्लिशमेंट, पर्सन हु इज ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजिंग एजेंट और मैनेजर और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कई बार होता है मालिक की डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का है, मतलब जिसमें 100% गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो अब गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मोदी जी चलाएंगे क्या? तो किसी ना किसी को बिठाते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह को बिठा, सब जगह ऐसे ही होता है कि कोई सरकार के अंडर में 50 कंपनियां आती हैं, आपको शायद पता नहीं है। पर जैसे एक है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, है ना, वो दवाइयां बनाती है, एंटीबायोटिक्स बनाती है ना। अब है तो कंपनी, सरकार की शेयर होल्डिंग है, तो अब उस कंपनी के लिए कैसे मोदी जी चलाएंगे क्या? कौन चला रहा है? बिठा दिया, कोई आईएएस ऑफिसर को बिठा दिया। अब उस फैक्ट्री के लिए वही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देखो, इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, पर्सन अपॉइंटेड टू द मैनेज अफेयर्स ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट और whom the authority is given. In other establishment, the person having responsibility of supervision. अगर कोई और बचा, तो वैसे तो पहले वाले में सारे आ गए, फिर भी कोई बचा जिसके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लिखो फटाफट से, जल्दी से लिख लो, आपके पास में समय बहुत कम है। चलिए, अब आ जाती है काफी स्लो है, बंटी है मतलब, हाँ हाँ, याद आ गया, कोई नहीं, नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है, वैसे वैसे अच्छा बच्चा है। हाँ भाई बंटी, हो गया क्या? अरे यार बंटी, तेरा पेन स्लो है यार। हो गया, चलिए, तो अब अपन पढ़ लेते हैं इमीडिएट एम्प्लॉयर का मीनिंग। देखो छोटा सा, ये मीन्स अ पर्सन हु इज अंडरटेकन एग्जीक्यूशन ऑन द प्रीमाइसेस और द प्रीमाइसेस ऑफ अ फैक्ट्री और एन एस्टैब्लिशमेंट। क्या लिखा है देखो, मीन्स अ पर्सन, अरे आजा भाई, हु हैज अंडरटेकन एग्जीक्यूशन, किस चीज का एग्जीक्यूशन कर रहा है? होल और एनी पार्ट ऑफ द वर्क विच इज ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट। बीच में जगह छोड़ दी, उसको छोड़ दीजिए अभी। यदि किसी भी पर्सन के पास फैक्ट्री का जो भी काम है, जो कि ऑर्डिनरी फैक्ट्री का काम होता है, या एस्टैब्लिशमेंट जिसकी आप, जहां पे आप करते हैं, उसका जो भी काम है, उसको एग्जीक्यूट करने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिस एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो भी काम है, उस काम को, जो भी ऑर्डिनरी काम है, जैसे मान लीजिए हमारा डीसीसी का काम क्या है, पढ़ाना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री का जो भी वर्क है, ऑर्डिनरली जो वर्क है वो करना, या उसका पार्ट वर्क, एक छोटा हिस्सा पूरा करने का अगर आपके ऊपर जिम्मा है, एग्जीक्यूट करने का जिम्मा है, तो उसमें आप क्या कहलाएंगे? इमीडिएट एम्प्लॉयर। अभी जो काम आप कर रहे हो, अंडरटेक, वो काम या तो प्रीमाइसेस में हो, या उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, या बाहर भी हो सकता है। जैसे हमने बोला कि भाई विनीत को हमने अपनी लुधियाना की फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया। अब लुधियाना की फैक्ट्री में काम क्या हो रहा है? लुधियाना की फैक्ट्री में हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक काम वहां हो रहा है। आप समझ रहे हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने का काम करती है, यही हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, यही हमारा ऑर्डिनरी वर्क है। इस वर्क का एक पार्ट, यानी जालंधर वाला पार्ट, ये संभाल रहा है, इसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूट करने की। समझ गए? तो आपके एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री का जो ऑर्डिनरी वर्क है, उस काम को या उस काम के एक पार्ट को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, वो कहलाता है इमीडिएट एम्प्लॉयर। राइट? अभी जो काम कर रहा है वो विद इन द फैक्ट्री भी हो सकता है, प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री भी हो सकता है, या बाहर भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा, और विच इज इंसिडेंटल टू पर्पस ऑफ सच फैक्ट्री, या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो
जो काम फैक्ट्री के मेन काम को करने के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री ये बनाती है राइटिंग पैड, अब हमने इसको एक अलग से सेगमेंट खुलवा के दिया ट्रांसपोर्टेशन का कि भैया तेरे को हम हमारी फैक्ट्री का ही बंदा ही है, ट्रांसपोर्टेशन वाला सेगमेंट तू संभालेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन इसका बनने का ट्रांसपोर्टेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इसके डिलीवरी के लिए तो जरूरी है ना, यानी जो काम ये कर रहा है वो इंसिडेंटल टू मेन वर्क है, ये बनाएंगे बेचने के लिए जरूरी है ना। तो हमने इसको एक अलग से ऑफिस खुलवा के दे दिया, बेटा ट्रांसपोर्टेशन पूरा तू संभालेगा, राइट। नाउ ही इज अंडरटेकिंग अ वर्क विच इज इंसिडेंटल टू द मेन वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, राइट। तो भी ये इमीडिएट एम्प्लॉयर। या फिर इंक्लूड्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स लेबर सर्विसेज टू फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्टर, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो कि लेबर सप्लाई करता है या फैक्ट्री में लेबर की सर्विसेज देता है, वो भी हमारा इमीडिएट एम्प्लॉयर ही होता है। क्योंकि उन लोगों के लिए जिनको वो हायर करेगा उनके लिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ना, भाई इसको मैंने हायर करा, राइट, और इसने एजेंसी वाला गार्ड वाला, अब मेरे लिए तो ये कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन इसके लिए तो ये एम्प्लॉयर है ना यार। अब इसका ईएसआई कौन काट रहा है, मैं या ये? मैं काट रहा हूं। अगर ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना, चाहे मैं इसके थ्रू कटवाऊं या जिम्मेदारी तो मेरी है, तो इसके लिए मेन एम्प्लॉयर मैं हूं लेकिन इमीडिएट एम्प्लॉयर तो यही कहलाएगा ना। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर या लेबर सप्लायर है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे।